ये एनिमे जितनी ज़्यादा फ़नी है, उससे ज़्यादा तो अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है। तो गाइस इमेजिन करो कि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है और अचानक से आपको पता चले कि आप पापा बन चुके हो, और किसी नॉर्मल बेबी के नहीं बल्कि एक डीमन बेबी के। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये कहानी है 16 साल के स्टूडेंट ओगा की, जो कि अपने अग्रेशन और पावर्स से जाना जाता है पूरे हाई स्कूल में। इसलिए उसे हर बार अपना हाई स्कूल चेंज करना पड़ता है। इस नए हाई स्कूल में काफी गैंग के लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन तभी उसकी नजर ओगा के सर में एक जो बेबी होता है उसकी तरफ जाती है, जिसे देखकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बेबी सिटिंग करने आया है यहाँ पे। लेकिन तभी ओगा उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है, जिसे देखकर वो गैंग का बंदा उसके हाथ से उस बच्चे को छीन लेता है, जिसका नाम प्लीजा बब था। वो उसे जब पता चलता है कि वो ओगा के हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है, तो वो रोने लगता है। उसके रोने पर बहुत ज्यादा बिजली जनरेट होती है, जिससे कि वहाँ पे खड़े सारे स्टूडेंट्स को करंट लग जाता है। इसके बाद ओगा अपने सबसे क्लोज फ्रेंड यानी कि फुरुची से वो बताता है कि वो कैसे ब्लीज़अप से मिला था। असल में वो बेबी उसका है ही नहीं, बल्कि जब लास्ट बार वो नदी के किनारे फाइट कर रहे थे कि तभी नदी से एक डेड बॉडी बहते हुए उन्हीं के नजदीक आ रही थी, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट डर के मारे उस जगह से भाग जाते हैं। लेकिन ओगा उस बंदे को पानी से बाहर निकालता है और तभी अचानक से उसकी बॉडी के दो पार्ट होते हैं और उसके अंदर से एक छोटा सा बेबी बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लीज़अप था। इससे पहले कि मैं उसके बारे में कुछ पूछ पाता, वो बंदा वापस से पानी के अंदर चले गया। ओगा सोचता है कि शायद से ब्लीज़अप डरा हुआ है, इसलिए वो वहाँ पे स्कैरियस फेस बनाने लगता है उसका मूड ठीक करने के लिए। बट जब वो डिमोनिक फेस बनाता है तो उससे ब्लीज़अप काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और तब से लेके अब तक वो ओगा की जिंदगी में कुंडली मार के बैठा हुआ है, यानी कि वो ओगा को एक भी सेकंड के लिए अलग नहीं होने देता। और अगर किसी ने ऐसा करा तो ब्लीज़अप रोते टाइम काफी ज्यादा बिजली के करंट मारता है, जिस पर फुरुची कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। और जैसे ही वो उस बेबी को उसके हाथ से छीनता है तो उन दोनों को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। इसके बाद वो अगले दिन स्कूल में आते हैं गिरते पड़ते। ओगा सोचता है कि इस बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसी तरह ब्लीज़अप जो कि स्कूल में बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, जिसे देखकर ओगा फुरुची से कहता है कि जल्द से जल्द कुछ भी खिलौना लेके आओ यहाँ पे। तो फुरुची कहता है कि आखिर इस स्कूल में मुझे खिलौना कहाँ से मिलेगा, यहाँ तो बच्चे पेन तक भी नहीं छोड़ते। लेकिन तभी फुरुची अपने बैग से पेन और कॉपी निकाल कर उसमें फेमस टीवी कैरेक्टर को ड्रॉ करता है। लेकिन ब्लीज़अप को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने बनाया क्या है। तो जिस पर फुरुची उसे चुप कराने के लिए उस टेडी को देने लगता है, जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। लेकिन ब्लीज़अप उसे भी खिड़की से बाहर फेंक देता है, इस पर फुरुची को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। दूसरी तरफ ब्लीज़अप जो कि अब रोने लगा था, वो उसके करंट की वजह से पूरे क्लासरूम को करंट लग जाता है। इसके बाद वो गिरते पड़ते फुरुची के घर में इसी बात में डिस्कस करने के लिए जाते हैं। लेकिन फुरुची कहता है कि तुम दोनों इधर से जल्द निकलो, क्योंकि मैं डेट पे जा रहा हूँ। ओगा को एक आइडिया आता है, वो उससे पूछता है कि क्यों ना तुम ब्लीज़अप को डेट पे अपने साथ ले जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को उसे गिफ्ट पे दे देना, इसके बाद तो तुम तीनों की हैप्पी फैमिली बन जाएगी। जिस पर फुरुची कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस शैतान को अपना बच्चा कभी नहीं बना सकता। जिस पर ओगा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अब वो करे तो करे क्या। गुस्से में आकर वो ब्लीज़अप को डराने के लिए डिमोनिक फेस बनाने लगता है और कहता है कि इस घर से निकल जाओ, मेरी जिंदगी से भी। लेकिन ब्लीज़अप को उसका ऐसा फेस बहुत अच्छा लगता है और वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और ओगा से चिपक जाता है। जब वो लोग इसी बात पे बात कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि आसमान से एक लड़की उन्हीं के घर की तरफ आ रही है। वो लड़की जब उस जगह में पहुंचती है तो वो उन दोनों से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम शायद इस डीमन बेबी की अच्छे से केयर कर रहे हो, मैं इसकी केयर टेकर हूँ, इसलिए अब मैं इसे अपने साथ वापस ले जा रही हूँ। तो उससे तो ओगा कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे आने की, आखिर तुम हो कौन। तो वो लड़की बताती है कि मैं हेल्डा हूँ और मैं यहाँ पे इस बेबी को लेके जाऊंगी। इसके बाद वो ब्लीज़अप को खींचने लगती है, लेकिन ब्लीज़अप ने तो ओगा को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर ओगा कहता है कि वो भी तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता है, तो इस जगह से निकल जाओ। तो जिस पर फुरुची उसके कान में कहता है कि तुम तो हमेशा यही चाहते थे ना कि ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी से चले जाए, और अगर आज वो ले जाने आई है तो तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। इस बात को सुनकर ओगा को याद आता है कि हाँ, वो लोग तो इस बंदे से पीछे छुड़ाना चाहते थे, इसलिए अब वो भी ब्लीज़अप को अपने से दूर करने लगता है, जिससे कि ब्लीज़अप और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। गुस्से में आकर वो उन तीनों को एक करंट दे देता है। ब्लीज़अप से करंट खाने के बाद वो तीनों के तीनों चुपचाप से इस बारे में डिस्कस करने के लिए बैठकर बात करने लगता है। वो लड़की यानी कि हेल्डा उन्हें बताती है कि लगता है कि ब्लीज़अप अपने ओगा को अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है, अब उसे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर सकता। और रही बात ब्लीज़अप की, तो उसे उसके फादर ने डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में इसलिए भेजा है कि वो यहाँ आकर कुछ तौर तरीके सीख सके। आने वाले टाइम पर अंडरवर्ल्ड का राजा वही बनने वाला है और वो फ्यूचर में इस दुनिया से ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिटा देगा। जिस पर कि
फुरुची और ओगा कहते हैं कि लेकिन ये तो इतना छोटा है, आखिर ये कैसे कर सकता है। हेल्डा उन्हें बताती है कि इसके पापा को टास्क दिया गया था कि ह्यूमैनिटी को इसे अर्थ से खत्म करना होगा, लेकिन वो अपने काम से बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये टास्क अपने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले उनके बच्चे को अर्थ के तौर तरीके सीखने होंगे, जिस पर कि फुरुची ओगा के ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम इस बच्चे के पापा बन चुके हो, अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं चुना। जिस पर कि ओगा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि बस मैंने कह दिया, मैं इस शैतान के बच्चे को फिर नहीं पालने वाला। इस बाद वो हेल्डा से कहता है कि जाकर इसे अपने बाप के पास छोड़ के आ जाओ। हेल्डा उससे कहती है कि ठीक है फिर, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मरना होगा। जिस पर फुरुची कहता है कि मैं क्यों, तुम दोनों की आपस की फाइट में आखिर मैं क्यों पिस रहा हूँ। जिस पर वो मेड कहती है कि तुम दोनों को इस बारे में सच पता चल चुका है, तो अब तुम दोनों को ही मरना होगा। इसके बाद वो उस बेबी को वहीं छोड़ के उस जगह से भागने लगते, लेकिन फुरुची ओगा से कहता है कि अपनी पीठ में देखो, यानी कि बेलिज़ेबब अभी भी उसी से चिपका हुआ था। जिसे देखकर ओगा उसे अपने आप से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता है। दूसरी तरफ वो मेड जो कि उन सबसे स्पीड में काफी ज्यादा तेज होती है, वो उनके आगे जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते। और अब वो पूरे दिन भर ऐसी भागा दौड़ी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक टाइम पर हेल्डा उसके फेस पर अपनी स्वार रख देती है और कहती है कि अब बहुत हुआ, जिससे कि ओगा का चेहरा कट जाता है। और जैसे ही उसका खून बेलिज़ेबब के ऊपर गिरता है तो बेलिज़ेबब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोने लगता है, जिससे कि उसके पावर्स की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे करंट इतना ज्यादा फ्लो हो रहा था जो कि आसपास की काफी जगहों तक फैल रहा था। ये देखकर फुरुची कहता है कि क्या इस ब्लास्ट में वो दोनों के दोनों मारे गए, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वो दोनों तो बिल्कुल ठीक है, ओगा उस बेबी से कहता है कि तुम्हें बात बात पे नहीं रोना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो बाकी लोग तुम्हें वीक समझेंगे। इसके बाद जैसे ही वो उस जगह से जा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके ब्लास्ट की वजह से वो टावर कमजोर हो चुका था और अब वो बेलिज़ेबब के ऊपर गिरने ही वाला था। ये देखकर ओगा उसे बचाने के लिए जैसे ही उस जगह में पहुंचता, इससे पहले कि वो टावर उन दोनों के ऊपर गिरता, बेलिज़ेबब की पावर के वजह से वो अपने आप को और ओगा को भी बचा लेता है अपने डिमोनिक पावर से। इसके बाद हम ओगा को देखते हैं जो कि लगभग 2 दिन बाद अपनी नींद से उठता है। उसे लग रहा होता है कि शायद ये सब कुछ एक सपना था। यहाँ वो एक लंबी सी सांस लेता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि हेल्डा और उसके हाथों में बेलिज़ेबब है। वो उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिसे देखकर ओगा बहुत ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों, यानी कि ये सब कुछ सच है। जिस पर हेल्डा कहती है कि हाँ, और आज के बाद हम दोनों को इस बेबी की अच्छे से केयर करनी होगी। ये बारे में हेल्डा ने उसकी पूरी फैमिली को भी ऑलरेडी बता चुका है। अगले दिन जब ओगा अपने स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि हेल्डा ने उसकी पूरी फैमिली के लिए डिनर भी तैयार करा हुआ है और इवन कि उसकी फैमिली ने भी हेल्डा को ओगा की गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है। जिस पर कि ओगा उसे अपने रूम में लेके जाता है और कहता है कि तुम और तुम्हारा वो बच्चा, तुम दोनों के दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने उस जगह में वापस चले जाओ जहाँ से तुम निकले हो। हेल्डा मना कर देती है और कहते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेलिज़ेबब ने तुम्हें ही अपने फादर के रूप में चूज कर चुका है और अगर तुम उसे जबरदस्ती या फिर अपने आप से किसी भी तरीके से अलग करने की कोशिश करोगे तो वो रोएगा और तुम्हें पता है कि रोने के बाद तो क्या होता है। और अगर वो ओगा से 15 मीटर से ज्यादा दूर होगा तो उसके बाद ओगा के ऊपर और भी ज्यादा करंट लगेगा, जो कि पहले वाले करंट से काफी होगा। अगले दिन स्कूल में कुछ स्कूल के गैंग मेंबर्स जो कि ओगा से बदला लेना चाहते थे, वो यहाँ पे बेलिज़ेबब को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आजकल वो ओगा के साथ जाता रहता है। अब ये देखकर ओगा उन लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी उस बेबी को मेरे पास ले आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और होता भी यही है, उसके रोने पर उन सबको ही करंट लग जाता है। अगले दिन जब वो एल्डा के साथ अपने घर में आता है तो वहाँ पे वही बंदा पहुंच जाता है जिसका नाम एलिन होता है और वो वहाँ पहुंचते ही उसकी बॉडी के अंदर से फुरुची बाहर निकलता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, मुझे डर था कि तुम आखिर अपनी इस डीमन फैमिली के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह रहे हो। तो जिस पर ओगा कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वो बच्चा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, देखो वो कितने प्यारी तरीके से सो रहा है। जिसके जवाब में फुरुची कहता है कि ये बच्चा तब तक ही अच्छा है जब तक ये सो रहा है। दूसरी तरफ हेल्डा उसे बताती है कि क्या कोई सोच सकता है ये बड़ा होने के बाद पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। जिस पर कि वो तीनों के तीनों ही हंसने लगते हैं। यहाँ ओगा एलिन से पूछता है कि आखिर उसने उसे चूज क्यों करा, जिस पे कि एलिन बताता है कि जब वो इस बेबी को ह्यूमन वर्ल्ड में डिलीवर करने के लिए आ रहा था तो उसने वहाँ पे ओगा को देखा, जिसकी फाइटिंग स्किल को देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। इवन कि उसे तो किसी चीज से डर भी नहीं लगता। और वैसे भी हमें बेलिज़ेबब के लिए ऐसे ही पेरेंट को ढूंढना था जो कि स्ट्रांग हो, जिससे कि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके और उसे अच्छे से बड़ा कर सके। जिस पर ओगा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बेलिज़ेबब के लिए मैं सही रहूंगा,
मुझे लगता है कि शायद उसे मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल वाले बंदे को चूज करना चाहिए। दूसरी दुनिया में हम लीजा बब की बाप को देखते हैं, जहाँ पर कि वो अपने साथियों के साथ गेम खेल रहा होता है। इसका मतलब कि वो वहाँ से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसके पास कोई भी जरूरी काम नहीं है। तभी एक सेवक आकर उसे बताता है कि प्लीज अब अपने वहाँ पे अपने पेरेंट्स को चूज कर चुका है अर्थ में, और अब वो उसे ओगा की फोटो दिखाता है, जिस पर कि उसका बाप कहता है कि चलो कम से कम मुझे उस शैतान के बच्चे से तो छुटकारा मिला। और इसके बाद वो उसे प्लीज अब आपका एक फेवरेट वाला खिलौना देता है और कहता है कि इसे अर्थ में डिलीवर करा देना। दूसरी तरफ हम ओगा को देखते हैं, जो कि अगले दिन पूरी स्कूल में अपने से भी ज्यादा पावरफुल वाले बंदे को ढूंढ रहा होता है प्लीज अब के लिए। दूसरी तरफ हम ओगा की क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि हम हेल्डा को देखते हैं। वहाँ पर वो प्लीज अब का फेवरेट वाला देने के लिए आई होती है, बट वो देखती है वहाँ पे फुरुची के अलावा तो कोई और है ही नहीं। दूसरी तरफ क्लास के स्टूडेंट्स जो कि हेल्डा को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर उनके स्कूल में पहली बार कोई लड़की, अब जिस पर कि एक बंदा हेल्डा के ऊपर लाइन मारने लगता है। उसे ऐसा करता देख हेल्डा अपनी तलवार निकाल देती है और उसे इतनी जोर से किक मारती है कि वो खिड़की से बाहर जाकर गिरता है। ये सब कुछ देखकर क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो क्लास से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ओगा जो कि बाहर गेड़िया मार रहा होता है, जब वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को देखता है ऐसे भागते हुए, तो उसे लगता है कि शायद अब उसे वो बंदा मिल चुका है जो कि प्लीज अब के लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन वो तो हेल्डा होती है जो कि वहाँ प्लीज अब का खिलौना लौटाने आई थी। उसे खिलौना देने के बाद हम दूसरी तरफ ओगा को देखते हैं, जिसने की पूरी उम्मीद हार चुकी थी कि शायद उसे अब से ज्यादा पावरफुल बंदा मिल ही ना पाए। तभी उसे याद आता है कि शायद हमारे स्कूल का प्रिंसिपल इस काम में कुछ मदद कर सकता है। और जैसे ही वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंसिपल तो खुद कुछ ही दिनों का मेहमान है, यानी कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा है और वो तो प्लीज अब का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाएगा। और अब जब वो अपनी क्लास की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से प्लीज अब जो कि अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है, वो अचानक से रोने लगता है, जिसके वजह से उन सबको एक बार फिर से शौक लगता है। जिसे देखकर ओगा कहता है कि आखिर इस बंदे की परेशानी क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर अब ये किस बात के लिए रो रहा है। जिस पर हेल्डा कहती है कि शायद इसे भूख लगी होगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द प्लीज अब के लिए काउ मिल्क ढूंढना होगा। इसके बाद वो लोग स्कूल के कैंटीन में जाते हैं, जहाँ पे कि वो प्लीज अब के लिए एक काउ मिल्क का पैकेट खरीदते हैं। लेकिन कुछ बंदे जो वहाँ लड़ाई कर रहे होते हैं, उनकी वजह से प्लीज अब के हाथ से वो काउ मिल्क का पैकेट नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्लीज अब और भी जोर से रोने लगता है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इसके बाद हम ओका और प्लीज अब को नदी के किनारे देखते हैं, जहाँ पर कि वो एक दूसरे से फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए आए होते हैं। ओका उससे कहता है कि तुम जैसे कि डेमन के बच्चे हो, तो तुम्हें हर बात पे रोना ये शोभा नहीं करता। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग बनो, बात बात पे रोना तो लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे। और जब वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम अचानक से दो ट्विंस लड़कों को देखते हैं, जो कि ओगा से बदला लेने के चक्कर में प्लीज अब को अपने साथ ले जाते हैं। ओगा जो कि उन लोगों को मना कर रहा होता है कि रुक जाओ, नहीं तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। अगर प्लीज अब उससे 15 मीटर की दूरी में और रहा तो करंट का फ्लो और भी ज्यादा तेजी से होगा और पूरा शहर तक भी तबाह हो सकता है। लेकिन उन लोगों को तो क्या पड़ा था, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे एलिन भी पहुंच जाता है और वो ओगा को अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है टेलीपोर्ट होने के लिए, और सीधा वो बाइक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। ओगा जो कि उन दोनों से कहता है कि तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, और इसके बाद वो उन्हें बहुत ज्यादा धोता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ हेल्डा दूर से देख रही होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता ओगा को किसी और फादर की जरूरत है। असल में उसके अंदर खुद ही एक अच्छा पिता बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ओगा जब अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि प्लीज अब उसके बगल में ही सोया हुआ है। इसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल रहा होता है, तो हेल्डा उसे बताती है कि प्लीज अब आपको दिन में लगभग 5 बार भूख लगेगी, तो उसको तुम्हें स्पेशल मिल्क बना कर देना होगा। जिस पर कि ओगा ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो हेल्डा उसे मार के कहती है कि तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। इसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रास्ते में प्लीज अब आपको भूख लग जाती है और वो बीच रोड में बैठकर उसे फीड कराने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगती है तो मुंह से बोलो, बार बार ये करंट के झटके देना। दूसरी तरफ हम कुछ लेडीज को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि आखिर कैसा बाप है अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला रहा है, जिस पर कि ओगा पीछे मुड़ता है और उन्हें घूरने लगता है। उससे ऐसी डरावनी आंखों को देखकर वो लोग डर के मारे उस जगह से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गलती से ओगा प्लीज अब आपका दूध रास्ते में ही भूल जाता है। जब वो दोनों स्कूल में पहुंचते हैं तो प्लीज अब आपको वापस से भूख लग जाती है, लेकिन ओगा देखता है कि उसके बैग पे तो दूध है ही नहीं। अब वो वहाँ पे फुरुची से कहने लगता है कि प्लीज जब तक मैं इसके लिए दूध ढूंढ के लाऊं तब तक इसका ध्यान रखना और इसे रोने भी मत देना। लेकिन तभी वहाँ पर एलिन भी आ जाता है। उसे देखकर ओगा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर कि एलिन बताता है कि आज से मैं भी प्लीज अब आपके नजदीक रहूंगा और अब तो मैं तुम्हारे घर में भी रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली को पहले ही मना चुका है
कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जिस पर ओगा कहता है कि मतलब, तो एलिन बताता है कि मैंने तुम्हारे घर वालों से कहा है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिससे कि तुम्हारी फैमिली वालों को ये लगता है कि तुम गे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अच्छी वाइफ होने का पूरा ड्यूटी निभाऊंगा। प्लीज, अब आपको भूख लगी है ना, तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जिस पर ओगा कहता है कि इसे बकवास कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके बाद ओगा सीधा भागते हुए स्कूल के कैंटीन में पहुंचता है, जहाँ पर कि उसे मिल्क का सिर्फ लास्ट डब्बा मिलता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने कि उसे पहले ही खरीद चुका था। ओगा उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे ये दे दो, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस पर कि वो लोग मना करते हैं, तो एट द एंड ओगा को उन सबको डोज देना ही पड़ता है। यहाँ पर ओगा देखता है कि प्लीज अब अपने इतने सारे पैकेट्स पी चुके हैं, लेकिन अभी भी वो साला भूखा है। जब ओगा क्लासरूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के क्लास के बच्चे नहीं बल्कि सीनियर्स भी मौजूद है, जो कि वहाँ पर ओगा से बदला लेने के लिए आए हुए हैं, जो भी उसने कैंटीन में उसके बंदों के साथ करा था। उनका लीडर जैकी होता है, जो कि वहाँ पे कंटिन्यूसली वही वाला मिल्क पी रहा होता है जो कि ओगा लीज़ाबब को फीड करता है, और शायद इसी वजह से वो ओगा के पीछे पड़ा हुआ है। ओगा जब क्लासरूम में पहुंचता है तो उसे डर नहीं बल्कि खुशी हो रही होती है कि फाइनली अब उसे अपने से भी ज्यादा पावरफुल बंदा मिल चुका है, जो कि लीज़ाबब का ख्याल रख सकता है। दूसरी तरफ जैकी का जो पार्टनर होता है यानी कि शिरोयामा, वो कह रहा होता है कि यही वो बंदा है जिसने की कैंटीन की आपकी सारी फेवरेट ड्रिंक्स पी गया। तो जिस पर जैकी कह रहा होता है कि अगर ये इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे तो हमारी टीम में होना चाहिए। और अब वो ओगा से कहता है कि अगर उसने शिरोयामा के ऊपर एक भी अटैक कर दिया तो उसे हम अपनी टीम में ले लेंगे। तो जिस पर ओगा एग्री हो जाता है और वो उसे खींच के लात मारता है, तो जिस पर कि शिरोयामा पहले ही उसमें नॉकआउट हो जाता है। अब उसके ऐसे स्किल्स को देखकर जैकी कहता है कि ठीक है, ओगा आज से हमारी टीम का मेंबर है। और इसके बाद वो प्लीज अब सर पर हाथ पैरने लगता है और वो ओगा से कहता है कि अभी भी जितना कचरा हो रखा है क्लासरूम में उसे साफ करो, जिससे कि ओगा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो किससे कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और फिर वो गुस्से से उसे लात मारता है, जिस पर कि जैकी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो अपनी डिफेंस के लिए ओगा के ऊपर किक मारता है, लेकिन ओगा उसके किक को बड़ी आसानी से ब्लॉक करके उसे भी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर प्लीज अब तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन ओगा जिसके हाथों से फिर से एक पावरफुल वाला बंदा छूट गया। अब वो चारों के चारों स्कूल की छत में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लीज़ाबब के लिए नया बाप कैसे ढूंढेंगे। लेकिन लीज़ाबब जो कि एक बार फिर से रोने लगता है और वो पूरे दिन भर चुप ही नहीं होता, जिस पर कि वो घर भी पहुंच जाते हैं। तो वो हेल्डा से पूछता है कि आखिर अब इसको क्या दिक्कत है। तो हेल्डा बताते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा थक चुका है और अब उसे नींद आ रही है और अच्छा बाप होने के नाते उसे नींदी करानी पड़ेगी। अब उसके सुलाने पर लीज़ाबब सो जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ हम ओगा को सपने में देख रहे होते हैं, जो कि बीच के किनारे आराम से नदी में सो रहा होता है। उसे पता था कि शायद वो सपना देख रहा है और शायद लीज़ाबब ने उसका बिस्तर गीला कर दिया है, लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि असल में हालात तो कुछ और ही है, क्योंकि लीज़ाबब बिस्तर गीला नहीं बल्कि उनके घर में पूरी बाढ़ ले आया। और जब वो इस सब कुछ के बारे में हेल्डा से पूछता है तो हेल्डा बताती है कि ये लीज़ाबब की यूरिन है और ये ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करने का सबसे पहला कदम है, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-3 घंटे बाद लीज़ाबब की वजह से पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी। जिसे देखकर ओगा कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये किसी खुशी की बात हो, जल्दी से इसका कुछ उपाय करो। इसके बाद वो लात मार के लीज़ाबब को उठाता है और कहता है कि साले देख तेरे वजह से यहाँ पे क्या हो गया। वहाँ पर फुरुची भी एलिन के साथ आ जाता है। फुरुची जो कि उससे कहता है कि है बाहर तो इतनी बारिश नहीं हो रही, लेकिन जब वो उसे बताते कि असल में ये लीज़ाबब की यूरिन है तो उसे देखकर फुरुची घिन के मारे उस बाढ़ के अंदर डूबने लगता है। ओगा हेल्डा से कहता है कि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो इसके लिए कुछ करो, तो जिस पर हेल्डा उसे एक तरह का पैंट पहना देती है और कहती है कि इस मैजिकल पैंट की वजह से कुछ देर के लिए इसकी सुसु दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा उसका उपाय, नहीं तो पूरे शहर में सुनामी आ जाएगी। अब इसके बाद वो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मैनी पुको पेन का, जिसमें बताया जा रहा था कि बेबी की सुसु को ही लगभग 12 घंटे तक रोक सकता है, जिसे देखकर ओगा बिना किसी देरी के सीधा मॉल की तरफ भागने लगता है, फुरुची को उसका कमरा साफ करने के लिए कहकर। फुरुची जो कि उसका कमरा साफ कर रहा होता है वो हेल्डा को वहां देखकर उसके ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन हेल्डा तो उसे भाव भी नहीं देती और उस जगह से ओगा के पीछे जाने लगती है कि वहाँ पे वो कर क्या रहा है। तो उसी तरह ओगा जब मॉल में पहुंचता है तो वो देखता है कि असल में वहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है वो उन्हीं के हाई स्कूल का है। पहले तो उसे शर्म आ रही होती है, लेकिन बाद में वो उससे पूछ ही लेता है। इसके बाद ओगा सबसे अच्छे वाले डायपर्स वहाँ पर खरीदने लगता है। उसी तरह हेल्डा भी उस जगह में पहुंच जाती है और हेल्डा का पीछा करते करते फुरुची भी, और उनके वहाँ आते ही हम देखते हैं कि कुछ रॉबर्स भी उस मॉल को आकर घेर लेते हैं, उस जगह को हाईजैक कर लेते हैं
वो कहते हैं कि तुम में से कोई भी अब इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। वो लोग उन्हें डराने के लिए वहाँ पे सब कुछ करता है, यानी कि उनका लीडर वहाँ पे शूट तक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्डा और उन सबको डर नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ प्लीज़ा बब जो कि उस गन को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, वो उस गन के जैसे ही पास आता है तो उसकी जो लोहे का पैन टाइप का होता है उस पर वो गन अटक जाती है। अब यहाँ पर ब्लीज़अप अपने आप को उस निकाल से बाहर निकालने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उस गन से नहीं छूट पा रहा था। अब उन्हें ऐसा करता देख ओगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, लेकिन फुरुची उसके कान में कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, अगर वो ब्लीज़अप को अपने साथ हांगकांग ले जाएंगे तो एटलीस्ट जापान तो सेफ हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्लीज़अप जो कि अपने आप को उस जगह से निकालने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, गुस्से में आकर वो वहाँ पे काफी तेज करंट छोड़ने लगता है, जिस वजह से वो सबके सब लोग जल जाते हैं। अब यहाँ हेल्डा कहती कि बस बहुत हुआ। यहाँ वो उन लोगों से कहती है कि क्या तुम अपने साथ ब्लीज़अप का ख्याल भी रख सकते हो, वो डीमन लॉर्ड है जो कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अगर तुम इस काम के लिए हाँ बोलते हो तो हम सही सलामत तुम्हें इस जगह से तुम्हारे इलाके यानी हांगकांग भेज देंगे। लेकिन वो लोग इससे पहले कि कुछ सोचते, ओगा को गुस्सा आती है और वो उन्हें एक पंच मारता है और ब्लीज़अप को उनके हाथों से भी ले लेता है। दूसरी तरफ ब्लीज़अप जो कि उसने पहना हुआ था उस गन की वजह से वो टूट जाता है। एट द एंड वो पूरा मॉल बाढ़ की वजह से डूब जाता है। अगले सुबह हम ओगा को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे कि वो फुरुची के साथ छत में बैठ रहा होता है। वो फुरुची का टिफिन खा रहा होता है, जिसे देखकर फुरुची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। अब ओगा अपने हाथ में नोटिस करता है कि किसी तरह का मार्क बना हुआ है, जो कि शायद पहले था ही नहीं। फिर उस जगह में अचानक से एलिन और हेल्डा भी पहुंच जाती है, जो कि वहाँ पे ब्लीज़अप का दूध लौटाने के लिए आए होते हैं। तो इसी बहाने ओगा उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम बता सकते हो ये किस तरह का मार्क है। तो एलिन बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग शायद से ये और ब्लीज़अप के बीच में तुम दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, यानी कि आज से लेकर तुम ब्लीज़अप के एक वैसल हो। ब्लीज़अप अभी जैसे अपनी उम्र में छोटा है तो उसे अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर यूज करने के लिए एक वैसल की जरूरत होगी, और वो वैसल और कोई नहीं बल्कि तुम बनोगे। यानी कि तुम जितने भी लोगों को मारोगे या फिर किल करोगे उसके पॉइंट ब्लीज़अप को मिलेंगे, और उसके बाद उसकी पावर्स और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि बाद में वो पूरी इस दुनिया को तबाह कर देगा। जिस पर ओगा कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा करूंगा, आज के बाद मैं किसी भी बंदे को बुली नहीं करूंगा। जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही टूट जाएगा। जिस पर फुरुची कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम किसी को पीटे बिना रह पाओगे, और उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओगा उसे खींच के पंच मारता है और मुंह बंद करने के लिए कहता है। तो एलिन कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उन सब की ऐसी हरकतों को देखकर हेल्डा सोच रही होती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हेल्डा को किडनैप कराने के लिए गुंडों को पैसे दे रहा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हेल्डा शायद ओगा की वाइफ है। इस स्कूल में हम देखते हैं उन्हीं गैंग मेंबर्स को जो कि ओगा के साथ फाइट लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन ओगा जिसने कि अपने आप से वादा करा था कि वो आज के बाद किसी भी बंदे को नहीं पीटेगा, वो वहां से चुपचाप भी लड़ाई करे उस जगह से चले जाता है। अब हम नदी के किनारे ओगा को ब्लीज़अप के साथ देखता है, जहाँ वो ब्लीज़अप को समझा रहा होता है कि तुम्हें बात बात पे नहीं रोना चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे थोड़े से रोने की वजह से आसपास के लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। तभी वहां पर वो गुंडे भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ओगा ब्लीज़अप को उस जगह से लेकर भागने लगता है, क्योंकि उसने वादा करा था वो किसी को भी नहीं पीटेगा। लेकिन वो गुंडे उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, जिस पर कि ओगा नदी में कूद जाता है और अपने घर की तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ उसके घर की तरफ हम हेल्डा और फुरुची को देखते हैं, जब वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वही गुंडे पहुंच जाते हैं जिन्होंने की हेल्डा को किडनैप करने के लिए पैसे लिए हुए थे। अगले सीन में हम फुरुची को देखते हैं जो की बहुत ज्यादा पिट चुका था। दूसरी तरफ वो अपने आप को एक अनजान जगह में भी देखता है और उसके बगल में हेल्डा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। फुरुची जब ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वही गुंडे जिन्होंने की हेल्डा के ऊपर अपनी गन पॉइंट करके रखी है, वो हेल्डा से बोल रहे होते हैं कि अभी के अभी ओगा को फोन मिलाकर यहाँ पर बुलाओ। लेकिन हेल्डा बोलती है कि उसके पास किसी भी तरह का फोन मौजूद नहीं है, जिस पर कि वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसे शूट करने लगता है। उसकी जान बचाने के लिए फुरुची अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं ओगा को फोन मिलाता हूँ। तो उसी तरफ हम ओगा को देखते हैं जो कि नदी पार करके अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि वो गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, कि तभी वहां पर फुरुची का कॉल उसे आता है और वो उससे बताता है कि जल्दी से जल्दी इधर आ जाओ। तो उसी तरफ हम उसी जगह में देखते हैं जहाँ पे कि उन गुंडों ने उन्हें किडनैप करके रखा हुआ था। तभी एक गुंडा अपने मालिक को बताता है कि कोई अजीब सा आदमी अभी पकड़ा गया है जासूसी करता हुआ, और वो और कोई नहीं बल्कि एलिन होता है। जिस पर फुरुची कहता है कि तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा होने का क्या फायदा जब तुम इतनी आसानी से इनके हाथों पकड़े गए। लगता है अब तो हमें सिर्फ ओगा ही बचा पाएगा, बट वो है कहाँ। तभी ओगा उसकी बॉडी के अंदर से टेलीपोर्ट होकर उस जगह में पहुंच जाता है, जिसे देखकर उन सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद ओगा
उन सारे गुंडे को पीटने लगता है, जिसे देखकर फुरुजी कहता है कि तुमने तो वादा कर था ना तुम किसी को नहीं मारोगे। जिस पर ओगा कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहानी तो तुमने सुनी होगी ना। और इसके बाद वो एक एक करके उन सबको धो देता है अच्छे से, जहाँ हम देखते हैं कि अचानक से उसके गुस्से की वजह से उसकी डिमोनिक पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती है और वो एक एक करके उन सारे गुंडों को वहीं पर हरा देता है। इसके बाद हेल्डा ओगा के पास आती है और उसके हाथ को देखती है, जहाँ पर कि उसका मार्क अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, शायद उसके गुस्से और लोगों को मारने की वजह से। यानी कि उसका ये प्लान भी फेल हो गया। अब कुछ दिनों बाद का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर कि ओगा काफी दिनों से घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहा था, जिस वजह से उसका मार्क वापस से नॉर्मल हो चुका था साइज में। जब वो इस बारे में हेल्डा को बताता है तो हेल्डा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि वो ऐसे बकवास से गेम खेल रहा है, वो भी हमारे यंग मास्टर के सामने। इसके बाद वो उसे एक डेमोनिक टाइप का खिलौना दिखाते हैं, जो कि वो असल में ब्लीजा बब के लिए तैयार कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ ब्लीजा बब जो कि सो रहा होता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वो उस खिलौने को बना रहे होते हैं। लेकिन वो खिलौना तो उन दोनों की समझ में भी नहीं आ रहा था। जैसे वो दोनों उस खिलौने के आखिरी हिस्से को जोड़ते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे शील्ड बन जाती है, जिस वजह से वो दोनों ही उसके अंदर कैद हो जाते हैं। हेल्डा उसे धक्का मार के उस जगह से पहले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। यहाँ पर ओगा जो कि उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है, वो कहता है कि आखिर ये क्या है, हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। जिस पर हेल्डा कहती है कि शायद से ये कीड़े मकोड़े पकड़ने वाला केज है। इसके बाद वो उस बुक में यानी कि मैनुअल में पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि इस केस से किसी भी तरह का मॉन्स्टर नहीं भाग सकता और इसे खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ बाहर पड़े एक खिलौने में है, और अगर उस खिलौने को नहीं जोड़ा जाएगा तो ये शील्ड कभी भी नहीं निकलेगी। देखकर ओगा और भी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। वो पैनिक होने लगता है और कहता है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि ये शील्ड तो साउंड प्रूफ है, इसके अंदर का साउंड बाहर भी नहीं जा सकता। यानी कि अब वो प्लीजा बब को भी नहीं उठा पाएंगे। और अब कुछ समय बाद जब प्लीजा बब अपनी नींद से जागता है तो वो उन दोनों को उसी केज के अंदर बंद देखता है, जिसे देख कर तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो तभी हेल्डा और ओगा उससे इशारे करके बताने लगते कि उसे ब्लॉक्स के साथ खेलना चाहिए। तो जिस पर प्लीजा बब उन ब्लॉक्स के पास जाता है और वो खेलते खेलते उस ब्लॉक को बेड के नीचे फंसा देता है, जिसे देखकर तो ओगा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद प्लीजा बब एक बार फिर से कोशिश करता है और वो उस सर्कल वाले ब्लॉक को ट्रायंगल शेप में डाल रहा होता है, जिसे देखकर ओगा कहता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा गवार निकला, ट्रायंगल और सर्कल में अंतर भी नहीं पता। दूसरी तरफ प्लीजा बब जो कि इरिटेट हो चुका था, वो उस ब्लॉक को ही तोड़ देता है। उसे तोड़ने के बाद प्लीजा बब काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिस वजह से दूसरी तरफ ओगा अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो गुस्से में आकर उस केज के ऊपर खींच के पंच मारता है, जिससे कि वो केज ही टूट जाता है। उसकी डिमोनिक पावर के वजह से हेल्डा अपने मन में सोच रही होती है कि इस बार तो प्लीजा बब की उसके पास नहीं था, तब भी ओगा ने अपनी डिमोनिक पावर को कैसे यूज कर लिया। जब वो उसके हाथ में देखती है तो वो दोनों देखते हैं कि अब उसका मार्क एक बार फिर से बड़ा हो चुका है। अब अगले दिन स्कूल में फुरुजी ओगा की शक्ल देखकर कह रहा होता है कि लगता है तुमने लास्ट वीक काफी ज्यादा एंजॉय करा। तो जिस पर ओगा कहता है कि हाँ तुम्हें भी वो एंजॉय चाहिए, और जैसे ही वो उसे पीटने वाला होता है तो दूसरी तरफ वो देखते हैं कि प्लीजा बब अपने खिलौने के बैग्स में से खिलौने बाहर फेंकने लगे। तभी अचानक से वो एक बक्सा खोलता है, जिसकी वजह से प्लीजा बब डॉक्टर बन जाता है और वो दोनों के दोनों नर्स। और वो गेम बताता है कि अगर उन दोनों ने पेशेंट्स का इलाज नहीं करा तो वो हमेशा ऐसे ही कपड़ों में रहेंगे, जिसे देखकर वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब ओगा को ये पता चलता है कि वो इस मेडिसिन किट की मदद से कुछ भी चीज को ठीक कर सकता है, तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इससे अपने स्मार्क को हटा दूं। उसी तरफ उन गुंडों को पता चलता है कि आज ओगा और फुरुजी लड़कियों के कपड़ों में घूम रहे हैं, तो ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हंसते और उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ इसी बहाने को बनाकर वो उन दोनों को पीटने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो वहां देखते हैं कि कैसे लोग आइस की वजह से फ्रीज हो चुके हैं और ऑफिस से अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही है। अब वो लोग उस जगह से भागने की कोशिश करते, इससे पहले ही ऑफिस के अंदर से कुछ चीज उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अब एंड में हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ओगा, फुरुजी और प्लीजा बब होता है। प्लीजा बब जो कि डॉक्टर बन के उन सबका इलाज कर रहा होता है। उन्होंने उन लोगों के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे, जिनकी वजह से उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें वापस से इन सारी चीजों को ठीक करने का इलाज नहीं मिला था। कि तभी उनकी नजर प्लीजा बब के सर में एक लाइट होती है, उसके ऊपर जाती है और जैसे ही वो उसे ऑन करते हैं तो सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती है। ओगा देखता है कि उसके हाथ का मार्क भी जा चुका है बिल्कुल सही तरीके से,
लेकिन वो गुंडे होश में आने के बाद ओगा के साथ फाइट करने लगता है, तो जिस पर ओगा भी गुस्से में आकर उन सबको अच्छे से धो देता है। यानी कि एक बार फिर से उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो गया। उसके हाथ में भी वो मार्क वापस आ जाता है उन लोगों को पीटने की वजह से। घर में आने के बाद हेल्डा जब उसके मार्क को नोटिस करती है तो वो ओगा से कहती है कि लगता है तुम अपनी अच्छे पेरेंट होने की ड्यूटी निभा रहे हो। तो उसी तरफ स्कूल में हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ बातचीत के बीच में वो एक लड़की के बारे में जिक्र करते हैं जिसका नाम इशियामा था। इवन की सारी स्कूल्स की लड़कियां उससे डरती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई लड़का भी उसके साथ फाइट नहीं करता। और कुछ ही दिनों में वो हमारे हाई स्कूल में भी ट्रांसफर होने वाली है। अब दूसरी तरफ हम ओगा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जब वो सबके सब डिनर कर रहे होते हैं, तो जो ओगा के फादर होते हैं वो ब्लीजा बब को खुश करने के लिए खिला रहे होते हैं, लेकिन ब्लीजा बब तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। जिस पर कि ओगा की मदर उनसे कहने लगती है कि मुझे लगता है ब्लीजा बब को अपने ही साथ के उम्र के वाले बच्चों के साथ खेलना चाहिए। और अब वो ओगा से कहती है कि तुम बाकी बच्चों के साथ इसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराते हो, शायद इसे भी एक नई मॉम और बच्चों की जरूरत है। लेकिन ओगा को तो ये सब कुछ बकवास लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम अगले दिन ओगा को फुरुची के साथ पार्क में देखते हैं, जहाँ पे कि वो बाकी बच्चों के साथ मिलाने के लिए ब्लीजा बब को लाया होता है। और जब वो सारी बातों के बारे में फुरुची को बताता है तो फुरुची कहता है कि अगर एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो इसके बाद ब्लीजा बब और ओगा मुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और यही सारी चीजों को सोचकर वो मनी मन खुश हो रहा होता है। पार्क में ब्लीजा बब आगे की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो ओगा देखता है कि एक फादर अपने बच्चे को आसमान में उठाकर उसे कैच कर रहा है, जिसे देखकर ब्लीजा बब से कहने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करो। तो जिस पर ओगा उसे काफी दूर तक फेंक देता है और उसके नीचे गिरने से पहले वो उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ हम पार्क में कुछ औरतों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुमने एक लड़के के बारे में सुना है कि वो एक बच्चे का ख्याल रख रहा है, आखिर वो किस तरह का बाप है, आज तक उसने उसे चट्टी तक भी नहीं पहनाई, कब से नंगा ही घूमता रहता है। ऐसे लापरवाह पेरेंट्स का भी क्या फायदा। तभी वो एक 17 साल की लड़की को नोटिस करते हैं जिसका नाम आईचन होता है। वो उस जगह से एक बच्चे के साथ जा रही होती है, तो वो लड़कियां अपने आपस में बात करने लगती है कि तुम जानती हो आखिर अभी इसकी उम्र ही क्या है। ये लगभग 17 साल की और एक सिंगल मदर है। इससे पहले कि वो उसके बारे में बुरा सुरा बोलती है, आईचन पीछे मुड़कर उन्हें जवाब देने वाली होती है कि तभी अचानक से उसके पीछे से कोई भागते हुए आगे की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि ओगा होता है जो कि ब्लीजा बब को कैच करने के लिए भाग रहा होता है। सही टाइमिंग में वो उसे कैच भी कर लेता है। तो उसी तरह वही औरतें ओगा और उस बच्चे को देखकर पहचान लेती कि ये तो वही दोनों है। अब जिस पर ओगा उनको हाय बोलता है, लेकिन उसकी क्रीपी की स्माइल की वजह से वो पेरेंट्स और उसके बच्चे सबके सब डर के मारे उस जगह से भाग जाते हैं। इसके बाद ओगा आईचन को हाय बोलता है और वो दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर ओगा उसके सामने एक तरह की शर्त रखता है, यानी कि वो उसे ब्लीजा बब की मॉम बनने के लिए बोल रहा होता है। जिस पर आईचन कहती है कि मैं तो तुमसे पहली बार मिली हूँ, आखिर अचानक से हम दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर लगभग 2-3 काबिलियत तो होनी चाहिए। अब जिसके बाद ओगा उसे दिखाने लगता है कि उसे अच्छे से पता है बच्चे किस तरह का डायपर पहनते हैं और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। इसके बाद ओगा आईचन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जिस पर आईचन को लगता है कि शायद से वो ओगा उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन असल में ओगा तो बोल रहा होता है कि पहले ये देख लेते हैं हम दोनों की बेबीज एक दूसरे से दोस्ती करना भी चाहते हैं। इसके बाद वो उन दोनों के बीच में WWE रखवाता है, जहाँ पर कि ब्लीजा बब बड़ी आसानी से हार जाता है उस बच्चे से। और जैसे वो वहाँ पे रोने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलिन उसे एक खिलौना देकर वापस से उस जगह से भागने लगता है। जैसे ही ओगा उस खिलौने से ब्लीजा बब को चुप कराने के लिए रब करता है तो वो खिलौना उसी के मुंह में फट जाता है। इसके बाद वो एलिन को गालियां देने लगता है और कहता है कि इस कमीने को इसी तरह का खिलौना मिला था क्या इस टाइम पर। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ तो बच्चे मौजूद ही नहीं है। डर के मारे वो उन सबको बहुत जगह ढूंढने लगता है, तो वो उन्हें रेत के पास देखता है जहाँ पर कि वो दोनों साथ में मिलकर खेल रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर वही लेडीज भी आ जाती है अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को लेकर। वो कहती है कि देखिए यही वो बंदा है जिसने कि हमारे बच्चों को अजीब से खिलौने को दिखाकर डराने की कोशिश करी। प्लीज ऑफिसर आईचन को देखता है, वो तो उसे नॉर्मल लगती है, पर जैसे वो ओगा के हाथ में उस टैटू को देखता है तो उसे लगता
लगता है कि शायद वो एक गैंगस्टर है, इसलिए अब वो उसे अरेस्ट करने के लिए ले जा ही रहा होता है। तो जिस पर आईचन पहले उस पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। इसलिए आईचन उसे इस खींच के थप्पड़ मारने वाली थी कि इससे पहला ओगा उसे थप्पड़ मार के कचड़े के डब्बे में फेंक देता है, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा। दूसरी तरफ ओगा उस जगह से चले जाता है। आईचन उसके स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, बट उसे सिर्फ एक ही चीज का गम हो रहा होता है कि उसने उससे उसका नाम क्यों नहीं पूछा। दूसरी तरफ हम आईचन को देखते हैं जहाँ पर कि जब वो अपने घर में पहुंचती है तो वहाँ पे काफी स्टूडेंट्स उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो उससे कह रहे होते हैं कि आखिर आज आप इस कपड़ों में बाहर क्यों गई थी। हमें यहाँ पता चलता है कि आईचन और कोई नहीं बल्कि इशुयामा है, जिसके बारे में वो गैंगस्टर यानी कि उस हाई स्कूल के गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। असल में इशुयामा अपने गर्ल्स ग्रुप की लीडर है। अगली सुबह हम उरुचि को देखते हैं जो कि ओगा के घर आया होता है उसे लेने के लिए। वो दोनों जब स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं तो वो उसे बताता है कि तुमने इशुयामा के बारे में पहले कभी सुना है, वो हमारे स्कूल में स्टूडेंट है, आज तो वो हमारे स्कूल में भी आने वाली है। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ, मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। दूसरी तरफ स्कूल में सबके सब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वाकई में आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इशुयामा थी अपने गर्ल्स के साथ। पुरुषों से देखकर तो बिल्कुल पिघल जाता है। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। वो ओगा को भी अपने साथ खींचने लगता है जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। दूसरी तरफ हम इशुयामा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, इवन कि कोई भी उसके साथ पंगा लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी। असल में वो स्कूल में ओगा को ही ढूंढने के लिए आई थी क्योंकि उसे उससे बदला लेना था। जो भी मैस वो आजकल स्कूल में खड़ा कर रहा है, इतने सारे लोगों को बुली कर रहा है। तभी वहाँ पर ओगा और फुरुची भी भागते भागते पहुंच जाते हैं जो कि असल में वहाँ पे इशुयामा को देखने के लिए आए हुए थे। ओगा का नाम सुनकर जैसी आईचन पीछे मुड़ती है तो वो ओगा के ऊपर अपनी स्वार रख देती है और वो उसे पहचान लेती है, बट असल में ओगा उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन उसे लग रहा होता है कि शायद ये बच्चा उसे जरूर पहचान लेगा। तभी वहाँ पर सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे ओगा को चेयर्स करने लगता है इशुयामा के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन ओगा जो कि बिल्कुल भी मूड में नहीं होता फाइट करने के लिए, वो फाइट करने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ इशुयामा गुस्से में आकर उसके ऊपर एक डेडली अटैक करती है, लेकिन वो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ ब्लीज़ाबब जो कि आईचन को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, वो उसके पास जाने की कोशिश भी कर रहा होता है और उसे ऐसी हरकतें करता देख ओगा आईचन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ब्लीज़ाबब की मॉम बनोगी। और उसे ऐसा बोलता देख पूरा का पूरा स्कूल शांत हो जाता है। दूसरी तरफ आईचन जो कि बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, उसके दोनों गाल लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो चिल्लाने लगती है और उस जगह से भाग जाती है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता। अब जब आईचन अपनी क्लासरूम में बैठी होती है तभी उसके साथ की लड़कियां भी पहुंचती है और कहती है कि आखिर तुम उस ओगा के बच्चे से कैसे डर के मारे भाग गई। आखिर वो ओगा ऐसे चीप ट्रिक्स को कैसे यूज कर सकता है तुम्हारे साथ फाइट में जीतने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आईचन जो कि बिल्कुल ख्वाबों में डूबी होती है, वो सोच रही होती है कि आखिर जो ओगा ने डील रखी थी वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी। उसे ऐसी हरकतें करता देख उसकी दोस्त काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर से हो क्या गया है। जब भी वो ओगा के नजदीक जाती है तो वो अपने मकसद को कैसे भूल जाती है। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब लगता है कि शायद हमें अपने प्लान को अंजाम देना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ग्राउंड में ओगा और फुरुची को देखते हैं। फुरुची जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा मतलब सारी इस दुनिया की लड़कियों को तुम ही ले जाओ, जिसे भी मैं पसंद करता पहले हेल्डर और अब तो तुमने इशुयामा को भी पसंद कर लिया। दूसरी तरफ क्लासरूम में हम आईचन और उसके दोस्तों को देखता है। उसकी दोस्त आईचन से पूछती कि क्या तुम हमें सच से बताओगे कि तुम और उस ओगा के बीच में चल क्या रहा है। तो जिस पर आईचन पहले उसे बताने से साफ मना कर देती है, लेकिन बाद में वो बोलती है कि वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, इवन कि जो बच्चा उसके साथ रहता है वो भी कितना ज्यादा क्यूट है ना। लेकिन उन दोनों दोस्तों को लग रहा होता है कि शायद से उनकी लीडर पागल हो चुकी है। नीचे हम ओगा और फुरुची को देखते हैं। ओगा जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद इतनी पावरफुल लड़की के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मुझे और कोई मिलेगा ब्लीज़ाबब के लिए। और अब वो कहता है कि मैं ब्लीज़ाबब को इशुयामा को लौटाने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी वहाँ पे हेल्डा भी पहुंच जाती है ब्लीज़ाबब का दूध लेके और वो उसे फीड करने लगती है कि तभी वहाँ पर ओगा से बदला लेने के लिए स्कूल के कुछ गैंगस्टर्स भी आ जाते हैं, जिससे कि हेल्डा अकेले ही उन सबको पीट देती है। अब लड़ाई की वजह से पूरा का पूरा स्कूल भीड़ जमा के खड़ा हो चुका था। तभी इन सारी चीजों को आईचन भी देख रही होती है, लेकिन वो ओगा के साथ एक वुमेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो हेल्डा के बारे में बाकी स्टूडेंट्स से पूछती है। तो वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि असल में वो ओगा की वाइफ है, क्योंकि इस स्कूल में बच्चों को तो सिर्फ यही लगता है। जिसे सुनकर
आईचन काफी ज्यादा हैरान होती है और टूट जाती है। और अब थोड़ी देर बाद हेल्डा के पास आईचन की दोनों दोस्त आती है और उससे कहती है कि आईचन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। जिम्नास्टिक की जगह पे हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर कि वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वेल, ये था इसका पार्ट 1। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।